आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, लाइक अपनी जर्नी शेयर करूँगा। उसके बाद जो आपके फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चन होते हैं प्रिपरेशन को रिगार्डिंग या फिर जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके रिगार्डिंग उनको आंसर करूँगा। और फिर लास्ट में इफ कोई कमेंट्स आते हैं, कोई क्वेश्चन हैं किसी के, तो लास्ट में आई ट्राई टू आंसर देम आल्सो। सो इन माई इंट्रोडक्शन, माई नेम इज़ राहुल, आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। आई डन माई स्कूलिंग फ्रॉम रोहतक इटसेल्फ, दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद आई डन बीटेक इन माई ग्रेजुएशन। सो आई बीन अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। For that I went to Maharaja Surajmal Institute, Delhi. So this was basically my academic, कहाँ से मैंने क्या पढ़ाई करी है, and I graduated in 2022. Okay, thank you Ravinder. So my family background is as such कि family में सभी लोग, father, ताऊ ताई, चाचा चाची, some of my cousins, all of them are in some government service. So this was my main motivation to go for UPSC or government services overall. So and दूसरा मेरा जो motivation था that was कि I did not have a positive opinion about the work culture of the corporate sector. तो ये दो मेन motivating factors थे मेरे, जिसकी वजह से I started to look for a government job. So briefly अब मैं अपनी जर्नी के बारे में टॉक थोड़ा बहुत। सो बैक इन कोविड आई स्टार्टेड माई जर्नी थोड़ा। आई ऑर्डर्ड सम स्टैंडर्ड बुक्स, NCERTs, और मैंने लक्ष्मीकांत मंगवाई। तो उसके बाद थोड़ा मेरा कॉलेज भी चल रहा था, तो आई वॉज डूइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स। सो अंटिल माई कॉलेज वॉज ओवर, आई ऐसे एक करके बुक्स मंगवाता गया और थोड़ी पढ़ता गया। ठीक है, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज लक्ष्मीकांत। ओके, मोटिवेशन, वी विल कम टू मोटिवेशन रविंदर सून। हाउ आई विल टेल यू हाउ आई स्टार्टेड। मैंने स्टार्टिंग में क्या करा था, लक्ष्मीकांत मैंने मंगवाई, मैंने कुछ दिन में वो आराम से पढ़ दी। फिर मैंने थोड़ी बहुत NCERT मंगवाई, मैंने थोड़ी बहुत वो पढ़ दी। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट करा था। ओके रविंदर, दीज आर वन ऑफ द FAQs, आई विल आंसर देम। तो ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग से ऐसे किया। तो उसके बाद आई अपीयर्ड इन 2022 पेपर, जिससे पहले आई वाज ऑल्सो अपीयरिंग फॉर माय फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स। तो आई वाज गोइंग फॉर CSE विच वाज इन जून फर्स्ट वीक, और माय कॉलेज एग्जाम्स वर नेक्स्ट मंथ, एंड आई ऑल्सो गेव CAP at that year in 2022. So in both of these papers I missed by about one question difference. That was, अगर मेरा एक क्वेश्चन ठीक होता तो आई वॉज अबाउट टू क्लियर इट, बट मेरा वो नहीं हुआ, सो आई वॉज आउट ऑफ द लिस्ट। सो नेक्स्ट ईयर इन 2023 CSE में सेम थिंग हैपन टू मी, आई वॉज आउट बाय वन क्वेश्चन, बट CAPF आई डिड इट गुड। तो आई विल स्टिक हेयर टू CAPF ओनली। सो नेक्स्ट इज सक्सेस का क्रेडिट गोज टू एवरीवन अराउंड मी। माय मदर मोस्टली, शी मेड एवरीथिंग अवेलेबल फॉर मी। एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू डू वट आई वॉज सपोज टू डू। ये सब चीज़ें मैं कर पाया। एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो, दे हेल्प मी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर देयर फॉर मी। ओके, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे साथ होते थे, बट दे ऑल्सो लेफ्ट मी अलोन व्हेन आई हैड टू स्टडी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्रेंड्स ऐसे हों जो आपकी जब ज़रूरत पड़े तब वो आएँ, और जब आपको पढ़ना हो तो आपको टाइम भी देते हैं। लकीली आई हैव हैड सच टाइप ऑफ फ्रेंड्स, और माई क्रेडिट बेसिकली आई गिव टू माई फैमिली, मदर, फादर, cousins, all of them, myself also. So next is paper 1 की तैयारी कैसे की। I was preparing for CSE, and for those who are preparing for CSE, आपके लिए पेपर 1 इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जो प्रीलिम्स है और
पेपर 1 है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओनली डिफरेंसेस आपके डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और थोड़े बहुत साइंस का वेटेज बढ़ जाता है, और थोड़े बहुत आर्बिट्ररी से क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे कोई कोई अवार्ड किसने जीता, कोई इवेंट कहाँ पे हुआ, ऐसे ऐसे, या फिर कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोस्टली आपको बस सीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, उसके बाद थोड़ा सा ऐड करना है। फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर CAPF ओनली, उनके लिए आई विल से कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आई विल गिव यू माय सोर्सेज पहले एक बारी। अब जब देखो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, डिफेंस और मैथ्स। इसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर्स वगैरह, बेसिकली मोटा मोटा जानना है ये सब। सो हिस्ट्री का मतलब सोर्सेज मेरे और सभी जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं मोस्टली सभी के सेम होते हैं। इफ़ देयर इज एनीथिंग जो मेरा अलग था तो आप एक बार देख लेना, मैं आपको सारे पढ़ के बता देता हूँ। हिस्ट्री की मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, एक बार पढ़ी थी, लेकिन उसका अपेंडिक्स जो था वो बार बार किया था। विपिन चंद्रा मैंने काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स मैंने करी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंह आनिया पढ़ी थी, और एंशिएंट मेडिवल के लिए मैंने मोस्टली तो कुछ नहीं पढ़ा था। मैं तो मतलब यूँ था कि दिस इज़ नॉट माई एरिया ऑफ माई स्ट्रेंथ, तो जो होगा देखी जाएगी, अगर आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो यहाँ पे एक चीज़ थी कि यहाँ पे मैं रिस्क ले रहा था कि भाई होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखी जाएगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से, आप कहीं से भी आप एक बार देख लो, उसके आप नोट्स बना लो जैसे भी आपके बनते हैं। तो विपिन चंद्रा मैंने कई बार। स्पेक्ट्रम का जो लास्ट में जो अपेंडिक्स होता है उसमें बहुत सारा होगा, कुछ 30-40 पेज का होगा, और वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंडेंस्ड है और हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से कुछ आ जाए, तो वो मैंने कई बार करा था। ज्योग्राफी के लिए स्ट्रेटजी सिंपल की NCERT करो, उसके बाद आपको अगर GC लियोम करनी है तो वो कर लो। उसके बाद बचते हैं मैप्स के लिए मैंने गूगल में जो भी लोकेशन आती थी उसको गूगल मैप्स पे ऐड कर लेता था। एक मेरी लिस्ट बन गई थी कि ये करंट अफेयर्स में ये लोकेशंस थी, और मैंने इनको मार्क कर लिया, अपनी एक लिस्ट हो गई थी। तो वो लेफ्ट वाले पैनल में लिस्ट आ जाती थी और राइट वाले पैनल में वो लोकेशन दी जाती थी कहाँ पे, उसको जूम करके देख लो, उसके आसपास की जगह देख लो, उसके पास रिवर कौन सी फ्लो कर रही है, ये सब चीज़ें, या फिर कौन सी सिटी है, ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट इज जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है कि कौन से मिनरल्स कहाँ पे हैं, कौन सी और कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सी स्टेट ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, ये सब चीज़ें। इसके लिए मैंने एक PMFIAS की एक PDF वगैरह अवेलेबल होती है नेट पे, वो आप डाउनलोड कर लेना, उससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, ये मैंने मैप से ही सेम करा था जो बताया अभी। रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के लिए वेबसाइट नेट पर सर्च कर लेना, वो कर लेना। नेक्स्ट इज पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत कई बार रिवाइज करी थी। वो जो मेरी लक्ष्मीकांत थी, इट वॉज अ कलरलेस बुक, बट नाउ इफ आई फाइंड इट यू विल सी इट वेरी कलरफुल। कभी हर एक सेम पॉइंट, आई विल टॉक अबाउट मिस्टेक्स ऑल्सो। सो लक्ष्मीकांत मैंने इस तरीके से कही थी कि वो बहुत कलरफुल हो गई, तो इस तरीके से कही थी कि मेरे को पता है कि वो कौन से कलर है, कहाँ पे है, क्या पॉइंट है और कैसे मेरे को पढ़ना है। इस तरीके से बार बार पढ़ोगे तो आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज NCERTs पॉलिटी। मैंने NCERTs पॉलिटी की इतनी ज़्यादा नहीं करी थी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कर लो। करंट अफेयर्स जो भी आप सोर्सेज फॉलो करते हो, विजन की मैगजीन वगैरह। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बेर है। आप प्लेन पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, आपके क्वेश्चन उनको आंसर करना, जो भी ट्रिक क्वेश्चन बन जाते हैं उनको आंसर करना आपके लिए ईजी पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज साइंस। साइंस का आई वुड से इस पेपर में वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो साइंस को आप बहुत ध्यान से करो। 9th-10th की साइंस आप करो, विच इज़ वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आपसे हो पाए तो 11th-12th की आप देख लो, लाइक 21 to 3 तक तो साइंस वॉज ईजी। 24 वाला पेपर मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं, बट आई थॉट कि साइंस थोड़ी डिफिकल्ट आई है।
बट अगर आप 10th तक की बाय हार्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आंसर, बट उसके बाद भी अगर थोड़े बहुत रह जाते हैं तो आप अगर 11th 12th वाली कर सकते हो तो कर लो। उसके बाद करंट अफेयर्स से आप साइंस टेक के जो क्वेश्चन होते हैं वो करो। डिफेंस से रिलेटेड जो जीके टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक मैगजीन होती है डिज़ायर टू लर्न वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, जैसे विजन की आती है वैसे ही इनकी आती है। ये CDS ओरिएंटेड मैगजीन थोड़ी, तो पढ़नी आसान होती है, छोटी सी होती है, आप इसको कर लो 5-6 महीने की कर लो, दैट विल बी इनफ। मैथ्स के लिए मेरा तो देखो बैकग्राउंड था, तो मैंने कुछ किया नहीं था, बट जिसका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है मैथ्स वो काफ़ी प्रैक्टिस करो और काफ़ी ज़्यादा करना, क्योंकि वेटेज मैथ्स का भी काफ़ी ज़्यादा है और इट इज़ अ स्कोरिंग एरिया। इसमें क्योंकि ये होगा कि आप अगर करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो आप बेसिक्स जो होते हैं मैथ्स के वो कवर कर लो, 9-10 तक का बेसिक्स होता है। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट हो जाते हैं, उसके लिए आप थोड़ा बहुत 11th वाली प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अगर देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो 9-10 का कर लो, दैट वुड बी इनफ। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंका IAS और करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में करंट अफेयर्स बचता है, इसके लिए आप एक मैगजीन फॉलो कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। मैंने करी थी विजन वाली, PT वगैरह, मंथली या फिर PT कोई भी कर लो। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे ध्यान दो, इवेंट कोई भी इवेंट हो रही है जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उन पे ध्यान दो, आउटकम्स पे ध्यान दो, कहाँ पे वो हो रहा है ये चीज़, कोई भी समिट है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो टॉपिक जो चल रहे हैं वो, कोई भी रीजन इन न्यूज़ जहाँ पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर कोई सब कुछ भी प्रोटेस्ट हुई या फिर कुछ भी ऐसा जो न्यूज़ बन रहा है, फिर पॉलिटिकल रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होती है, पॉलिसीज़ और कोई भी एक्ट अगर नया आया है तो उसमें क्या क्या कुछ प्रोविजंस हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक आपकी काफ़ी चांसेस है कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही आएगी। और उसके बाद जो लास्ट जो है डिफेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होते हैं। तो दीज वर द सोर्सेज। अब इसके बाद पेपर 2 की तैयारी कैसे की? पेपर 2 के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपकी एक बार जब आपका GS स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जब आप इन्हें सारे सब्जेक्ट्स कर लेते हो और थोड़ा एक बार फर्स्ट रीडिंग आप जब ले लेते हो तो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह स्टार्ट करो पढ़ना। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं एडिटोरियल में, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो 200-300 वर्ड वाले, 300-350 वाले, रफली हमें जो GS वाले पेपर 2 में जो 4 ऐसे लिखने होते हैं वो रफली वैसे लिखने होते हैं। तो वहाँ से पढ़ेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में हमें लिखना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपना सिलेबस एक बारी करना है। फिर जब जो पेपर आ रहा है, न्यूज़ पेपर आ रहा है, उसमें हम समझने लगे कि हाँ ये बात हो रही है, इस चीज़ के बारे में है, इससे इम्प्लीकेशन ही होंगे, हम इस चीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद पेपर 2 में होता है एक ऐसे होगा, उसके बाद होती हैं आर्ग्यूमेंट्स भी जब आपका GS का पोर्शन इनफ कवर हो जाता है तब आप स्टार्ट करो। उसके बाद होते हैं रिपोर्ट राइटिंग भी एक GS का ही एक टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है, बस आपको रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट आप एक बारी किसी भी टॉपर की कॉपी देख लो, आपको नेट पर अगर मिले, नहीं तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर टेलीग्राम वगैरह, आपको जो भी लिंक मिलेगा मेरे तक रीच करने का, मैं आप मेरे को आप मैसेज करो, मैं आपको भेज दूँगा अपनी कॉपी। तो ये सब चीज़ें। और उसके बाद होता है जो इंग्लिश वाला जो पार्ट आ जाता है, उसमें अनसीन पैसेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, और उसके बाद होता है प्रेसी राइटिंग। ये सब भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लास्ट में बचती है आपकी ग्रामर। बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इफ़ यू स्ट्रगल विद इट तो थोड़ा बहुत आप देखो, नीतू सिंह वगैरह की बुक्स होती हैं, बाकी किसी और ने सजेस्ट करेंगे वो देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक लिस्ट मैंने बता दी, पेपर 1, 2 और अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, देखो पेपर 1 में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जिसका ना किसी ने देखे होते, ना किसी ने सोचा होता, ना किसी ने सुना होता। तो उसमें आप क्या करोगे? आई वुड से कि टेक योर चांसेस। आप गैस वर्क करो, एलिमिनेशन करो, कुछ थोड़ा बहुत रिस्क लो, कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ ऑप्शंस का एलिमिनेट करो, कुछ का यूँ होता है कि कॉमन सेंस से समझ आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। अगर आपके 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो डेफिनेटली आप चांस लें, क्योंकि एक क्वेश्चन को फिर ठीक करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो 50% है। और अगर आप 2 क्वेश्चन में से एक ठीक करेंगे
प्रोबेबिलिटी भी आपकी 50% है। ठीक है, अब तो इस हिसाब से अगर देखो तो 2 क्वेश्चन में से अगर एक ठीक हुआ, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे और 3 गलत हुए, एक ठीक हुआ, तो यू आर नेट 0। उससे ऊपर कुछ भी होता है तो यू आर पॉजिटिव, तो आपने चांसेस लो। बट ये तब है जब आप सारा अटेम्प्ट कर चुके हो। बट हाँ, ये भी बात हवा में कितने नहीं मांगे। पेपर 2 में तो जीएस बेस्ड होगा, कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा ही, सो अटेम्प्ट करना। इंटरव्यू में यू विल हैव मतलब थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक अबाउट इट। जस्ट डक इट कि ये है, मुझे इस बारे में थोड़ा like I will have to see something about it, so I can't answer it right now. Maybe I'll gather my sources, facts, information, whatever. तो ऐसे करके आपको आंसर करना पड़ेगा। पेपर 1-2 की तैयारी डेफिनेटली साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। जीएस दोनों पेपर में आ रही है तो साथ साथ हो सकती है। पीईटी पीएसटी की तैयारी देखो, जो पीईटी पीएसटी है ना, दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट इन सीएपीएफ। एक एसआई के जो पीईटी पीएसटी होता है ना, उससे अगर कंपेयर करें तो आवर्स इज़ वेरी इजी। 4.25 मिनट में 800 मीटर्स एवरेज हेल्थ वाला बंदा इजीली कैन डू। फॉर अ वुमेन ऑल्सो आई थिंक इट्स 4 सेकेंड्स एंड 4 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, तो वो भी इजीली हो सकता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, हेलो तो ये हो सकता है। लॉन्ग जंप होता है और होता है एक शॉर्ट पुट फेंकना होता है, और 100 मीटर स्प्रिंट 16 और 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, तो हो जाए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ। ओके, नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है। आई वुड से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट ये भी आपको एक फर्स्ट टाइम में नहीं करना। जब आप मोटे मोटे जो बेसिक सोर्सेज कर लेते हैं ना, वो पढ़ने के एक रीडिंग जब हो जाती है उसके बाद देखो आप, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको कुछ हवा नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहाँ से आया। एक बार जब फिनिश कर लोगे सिलेबस तब आपको समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन में कुछ पूछा गया। ये थीम्स रिपीट क्वेश्चन होती हैं या नहीं? बिल्कुल होती हैं। तो आप एटलीस्ट 4-5 साल के क्वेश्चन सीएससी के भी देखो, सीएपीएफ के भी देखो, सीडीएस के भी देखो, तो कुछ ना कुछ आपको थीम्स रिपीटिंग होते दिख जाएंगे। या फिर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में कोई ऑप्शंस आए हैं, वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन के आ गया, या फिर कोई पहले क्वेश्चन था वो नेक्स्ट ईयर किसी ऑप्शन में आ गया, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये आपके 2-4 मार्क्स एटलीस्ट हर साल हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। इंटरव्यू बोर्ड और पैनल के बारे में बताएं। देखो, इंटरव्यू होता है जो बेसिकली देयर आर 4 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। एक तो जितना हम यूट्यूब पे देखते हैं ना कि इंटरव्यू इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, ऐसा नहीं होता भाई। एक गोल टेबल में 4 लोग ऐसे इतने मस्जिल माहौल में बैठे होते हैं, तो इतना कुछ डरने की बात कभी होती है। दूसरी बात, जो हमारे बारे में है, जो हमने डैफ में भर के दे दिया, जैसे मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। मेरे से जैसे ही मैं घुसा था, मैंने अपनी सीट ली थी, सर ने मेरा डैफ ऐसे उठा के मेरे को दिखा दिया था कि ये क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक बार डर गया था, तो फिर सर ने मेरे को बताया कि ये आपने भरा है, कुछ सोच समझ के भरा है, तो इसी में से वहाँ से पूछो। तो तब मेरे को समझ में आया कि मेरे को डरा नहीं रहा है, मेरे से ये पूछ रहा है, इसी में से पूछना है। तो आपके साथ भी ये होगा कि जो आप हो, आपने जो लिखा है उसी से आपसे पूछा जाएगा। इससे अलग बहुत रेयर ही चांस होता है। अगर पूछ लेंगे तो करंट अफेयर्स या फिर फोर्सेज के रिलेटेड ये सब पूछा जाता है। सो 4 मेंबर होते हैं। 1 इज़ द चेयरमैन, और जो 3 होते हैं वो एडहॉक मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन आपकी मार्किंग करता है, बाकी 3 लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर किसी को करने आपने कुछ इंटरेस्टिंग या फिर कुछ अजीब सा जवाब दे दिया, तो किसी को लगा कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पर कुछ पूछना है, तो फिर रेंडमली दे कैन आस्क। तो मेरा तो ऐसे ही चला था कि चेयरमैन ने स्टार्ट करा था, देन द नेक्स्ट नंबर टुक ओवर, देन द थर्ड नंबर एंड देन द फोर्थ नंबर, उसके बाद दे सेंट मी। इसमें से भी मोस्ट ऑफ देम आर कोर्डियल, बट 1 मेंबर विल इनवेरिएबली ट्राई टू बिल्ड अ प्रेशर। तो मेरे जब मैं बैठा था ना, तो एक मेंबर वाज सिटिंग वेरी कैजुअल और ऐसे एटीट्यूड में, इंडिफरेंट एटीट्यूड कि हाँ भाई क्यों आया, तो क्यों आया। तो वो मज़े ही रहा था, मेरे को समझ में आ गया था। तो वही मेरे को इस डिफ़िकल्ट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पे लेके आया था। अदरवाइज इट वाज अ वेरी
ईजी एक्सपीरियंस, वो कौन से ईजी तो कोडिंग एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट इज ड्रेस कोड, अपने फॉर्मल्स ब्लेजर डालना होता है, फॉर्मल पैंट्स टाई जूते वगैरह, मतलब बेसिक चीज़ें जो होती हैं। तो वुमेन के लिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं। रिकलेक्टिंग माइंड आफ्टर क्लोजिंग द बुक और रीड। देखो भाई, इट इज़ अप टू यू, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको याद वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना होता है फैक्ट। पेपर 2 में तो आपके सामने कुछ चीज़ है ही नहीं, आपको दिमाग में सोचना है, वो लिखना है। पेपर 1 में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो दोनों तरीके आप करके देख लो, जो आपके लिए वर्क करता है वो करो। पर्सनली मैंने तो यूँ रिविजन बहुत बारी करी थी, तो मेरे को इतना याद ही हो गया कि कौन से पेज पे क्या चीज़ कहाँ पे लिखी है। तो वैल्यू एडिशन के लिए जरूरत है। ओके, डेफ कैसे बने? डेफ में देखो बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल्स ही होती है, इससे अलग आपको क्या, जो चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है दैट इज़ योर फॉर प्रेफरेंस, कि आपने कौन सी प्रेफरेंस ध्यान देनी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। तो वो आप एक बड़ी देखो, इस चीज़ का मेरा जो तरीका था इट वॉज कि मैंने सारी अपनी मोस्टली पढ़ाई बुक से ही करी। बुक्स मैंने डिफरेंट कलर ऑफ हाइलाइटर्स लिए थे कि एक पॉइंट लिए हैं, जब ये पॉइंट खत्म हुआ तो नेक्स्ट कलर का हाईलाइटर लिया कि अगला पॉइंट यहाँ पे शुरू हुआ। तो मेन जो कीवर्ड्स है ना वो ही हाईलाइट करके, अब ये मैं इट वॉज पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैंने जो हाईलाइटर यूज़ किया था वो फर्स्ट रीडिंग में नहीं किया था, मैंने सेकंड रीडिंग में भी नहीं किया था। थर्ड रीडिंग में जब मेरे को आइडिया था ना, लग गया था कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज़ को ध्यान देना है, तब मैंने किया था। तो मेरे को नोट्स बनाने की ऐसी कुछ खासी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने इतना हाईलाइट कर रखा था कि बाय द पेपर जब अप्रोच करा था तो कि एक बुक से हिस्ट्री की मान ली फॉर एग्जाम्पल बुक है, तो एक दिन में मैं बुक उठा के वो रिवाइज कर सकता था थ्रू एंड थ्रू, लाइक फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, क्योंकि मेरे को पता है मेन पॉइंट कहाँ पे है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करना, ये सब चीज़ें। जैसे बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत होगी, उसके लिए भी मैंने यही अप्रोच करी थी, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस नोट्स अगर आप बना सकते हो तो आप बनाओ, हैंड रिटन मैं वुड सजेस्ट कि आप खुद क्यों बनाओ, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या चीज़ आपको आती क्या नहीं आती है। किसी और की आप पढ़ोगे तो हो सकता है कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगे तो उसके लिए आसान हो तो उसमें स्किप ही कर दिया। तो मैं कहूँगा कि अपने खुद के लिए बनाओ अगर बनाने हैं तो। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करो? देखो, इंटरव्यू पहली बात तो यू हैव टू स्पीक। इसमें भी दूसरा ये है कि आप लैंग्वेज आपकी चॉइस की हो सकती है, आप हिंदी बोल सकते हो, आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। तो मेरा जो मीडियम ऑफ चॉइस था वो इंग्लिश था। उसके लिए मतलब आई स्टडीड थ्रू फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल और माई लाइफ, तो इट वॉज इम्प्रॉम्प्टू फॉर मी टू चूज इंग्लिश। आप हिंदी भी कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या किया, मैंने अपने जो मेरे दोस्त थे उनके साथ गूगल मीट पर लिंक भेजता था मैं उनको, 3-4 लोग हमें इकट्ठा हो जाते थे और वो क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करते थे एंड आई केप्ट ऑन आंसरिंग। आई डिड इट फॉर ओवर अ मंथ एंड हाफ एटलीस्ट, 2 महीने भी मैंने करा हुआ एटलीस्ट। देन दूसरी चीज़, मेरे दोस्त थे वो SSB की तैयारी करते तो उनकी भी हेल्प होती इस चीज़ में। तो आप ऐसे अगर आपके दोस्त हैं तो उनकी हेल्प लो, आप डेली करो ये चीज़ें, ग्रेजुअली आपका ये इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज जब आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाता है ना ऑलमोस्ट अ मंथ बिफोर इट, ऑलमोस्ट लाइक 14-15 डेज पहले आता है, तो तब आप मॉक इंटरव्यूज़ के लिए चले जाओ। तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी काफ़ी दिए थे, 5 या 6 दिए थे मैंने, 2-3 ऑफलाइन और 3-4 ऑनलाइन, ऐसे मिला के। तो ऐसे करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन आपसे यही पूछना है कि आप कौन हो, क्या हो, आपने क्या किया, क्यों किया। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होता, और फिर भी अगर कोई करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आप इस स्टेज तक पहुँचे तो यू आर केपेबल इनफ टू आंसर, फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। अच्छा, पर्सनल तैयारी मैंने ऐसे ही करी थी, मेरे दोस्तों को बिठाया था, ऑनलाइन मीटिंग गूगल मीट की लिंक भेजता था और ऐसे करते थे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, देखो मॉक इंटरव्यू जो होते थे ना, मॉक इंटरव्यूज होते हैं 4 लोग ऐसे, मतलब 2-3 लोग हैं ऐसे बिल्कुल सीरियस मोड में ऐसे दूर बैठे हैं, बट जो एक्चुअल इंटरव्यू था वो 4 लोग
बहुत ज़्यादा कैजुअली बैठे थे, अच्छे मूड में थे, एंड इट वाज अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी। बट इस चीज़ से हमें ये नहीं पता रहता कि हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। दिस इज़ ऑल्सो थिंग। सो मार्किंग विल बी सब्जेक्टिव, बट आप इंटरव्यू में उस चीज़ के बारे में आप सोच पाओगे, और आपका इंटरव्यू बस ऐसे ही आप जाओगे और निकल जाओगे, आपको टाइम का भी नहीं पता लगेगा, ऐसे ही होगा। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, तो बैक के अराउंड ही पूछे थे मोस्ट, मतलब मेरा पूरे इंटरव्यू में शायद करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ऑल ऑफ द क्वेश्चन वर डैफ रिलेटेड। हाँ, डैफ के जो मतलब जैसे मेरा बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस से, तो एआई के अराउंड बहुत क्वेश्चन आए थे, तो और जो मेरी हॉबी थी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू उसी के अराउंड था, और उसमें मेरी हॉबी भी थोड़ी यूनिक सी थी। तो फर्स्ट चीज़ होती कोई अगर डैफ पढ़ता था तो ये देखता कि ये क्या चीज़ है, तो डेट वॉज बेसिकली माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने इसीलिए लिखी थी कि कोई मेरे से आए और मेरे से ये पूछे कि ये क्या चीज़ है और मैं बताऊँ। तो मोस्टली तो ऐसे ही था। डैफ में आप जो हॉबी वगैरह लिखो या फिर आपके जो इंटरेस्ट है उसको वेग मत छोड़ना, थोड़ा स्पेसिफाई करना, और थोड़ा अगर ऐसा होना कि सामने वाले का इंटरेस्ट आप बना सको तो ऐसे करना। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर चला जाएगा सीधा इंटरव्यू, आपको स्ट्रगल थ्रू नहीं करना पड़ेगा डिफ़िकल्ट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। तो ये आपकी ऐसे होता है। सर्विस प्रोफाइल, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अच्छा देखो, जो ऑल इन ऑल असिस्टेंट कमांडेंट इन ऑल ऑफ द फोर्सेज इज बेसिकली सर्विस प्रोफाइल से कहाँ पे सर्विस है, किस टाइप की है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये फोर्स टू फोर्स वेरी करता है आपकी, जैसे फोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अराउंड है। जैसे माई फोर्स इज IT, इट इज़ अराउंड इन हिमालय, थोड़ा बहुत इस डिप्लोमेंट छत्तीसगढ़ वगैरह में भी है, और थोड़ी बहुत इंटरनेशनल मिशन लाइक अफगानिस्तान में थोड़ी बहुत पोस्टिंग्स वगैरह आ जाती हैं, या फिर पीस कीपिंग वगैरह के लिए भेजती है, तो ऐसे ही है। बाकी फोर्सेज में ऐसे होता है कि CISF मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में डिप्लॉयड रहती है, फॉर एग्जांपल में एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, क्रूशल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जगह पे। SSB नेपाल भूटान बॉर्डर के आसपास रहेगी। CRPF थ्रू आउट द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट मतलब है, इसके सेंटर्स ऑल ऑफ द इंडिया है। कैन आई क्लियर एग्जाम विदाउट अ क्लियर यू कैन, बट इट विल बी डिफिकल्ट थोड़ा सा, मतलब क्योंकि आइडियली मेरा भी इतना ज़्यादा पीयर ग्रुप था नहीं, आई ओनली न्यू वन पर्सन वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSE, तो दैट वाज माय होल पीयर ग्रुप। अगर आपके अराउंड 3-4 लोग हैं जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी पड़ता है, क्योंकि एट सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपका पीयर ग्रुप है, आपके दोस्तों को पढ़ देते हैं, तो उस टाइम पे आपको हेल्प ये मिलता है कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा, ये लोग पढ़ रहे हैं, तो इनका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव प्रेशर बनता है, दैट आई थिंक कैन हेल्प यू अलॉट। अदरवाइज अकेले भी देयर इज़ नो डिसेबिलिटी आप कर सकते हो। हाँ, सो सर्विस प्रोफाइल के बारे में बताया हूँ। लास्ट में कौन से मोस्टली मैंने बताई नहीं बस। अच्छा, सभी सोर्सेज, अच्छा सभी के सोर्सेज सेम होते तो खुद को अलग कैसे बने? देखो मोस्ट सोर्सेज, भाई देखो जो इन्फॉर्मेशन जो अखबार आपके लिए आ रहा है वो सभी के लिए आ रहा है, ऐसा आप कुछ कर नहीं सकते कि आप अलग सोर्सेज ढूंढ लो। तो आपको वो जो सोर्सेज है ना रिटेन ज़्यादा करना है, उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कैन डू। यदि आपको UPSC दोबारा देने का मौका मिले तो करना चाहते भाई कर लूँगा, क्यों नहीं करना। आफ्टर ट्रेनिंग आई प्रोबेबली विल गो फॉर CSE अगेन, क्योंकि if you have an opportunity to proceed in your career, you should, and if you want to, you should. आपने UPSC में कौन सी गलतियाँ करी? गलतियाँ आई वुड से कि 1-2 सब्जेक्ट्स की मैंने NCERT जो है वो स्किप कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट मेडिवल इतना ज़्यादा ठीक है कर सकते हो, मैंने नहीं करी थी, आपको कर लेनी चाहिए। इसकी पॉलिटी की आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। मोस्टली आप NCERT से स्टार्ट करें तो आपके लिए ईजी पड़ेगा, तो ये गलती तो आप एटलीस्ट मत करना।
कौन सी गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज़फुल है? देखो, जो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी वो अखबार से भी आएगी, वो गवर्नमेंट वेबसाइट से भी आएगी। तो आपको ये नहीं कि सबसे टाइम में सबसे आगे लग के इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं से भी आपको मिल जाए, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए बस, और वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आपको टाइम आए तो कहीं से भी सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें। देखो, एक बार मोटा मोटा समझ लो कि सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड सोर्सेज एन वगैरह पढ़ दो। उसके बाद आप वो देखोगे ना भाई, 10th क्लास में, अभी 10th पे ध्यान दो यार, अभी बहुत दूर है। 10th पे ध्यान दो, यही सब यूपीएससी में आएगा। अभी पढ़ लो, बाद में पढ़ना आपके लिए आसान पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई विल से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ 9th की ही आती है। 11th-12th की जो आती हैं वो आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, आर्ट्स ले लूँगा, जो भी करना है, साइंस ले लूँगा, मतलब जैसे भी करोगे, बाकी सब हो जाता है टाइम पे। अभी जो आपके हाथ में वो करो। हाँ, तो सिलेबस समझ में एक बार ये कर लो, एक बार सिलेबस कर लोगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो कोई भी आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप एक बार रफ आइडिया ले लो, उसके बाद आप उन बेसिक सोर्सेज को फिर से पढ़ो। 2 बार आप पढ़ लोगे, इसमें इतना सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे ना, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तब पढ़ो, उसके बाद दोबारा उस पर आओ, तब आपको मतलब बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या आएगा। तब आप उस चीज़ के रिलेटेड ध्यान दो, सिलेबस भी समझ में आ जाएगा, पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही करो, खुद के नोट्स बनाए, दूसरों के नोट्स पढ़ें भाई, खुद के बनाओ, बनानी है तो नोट से पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक से। देखो, जैसे कंफर्टेबल लगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो सेकेंड या थर्ड टाइम में बनाना, फर्स्ट टाइम में मत बनाना। अगर ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा छापने लग जाओगे। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करो। मेरा तरीका था कि हाइलाइटर से उस किताब में सब कुछ इतना भर दिया कि मेरे को यही नोट्स हो गए। मेरा तो ऐसे ही था। अच्छा, वैल्यू एडिशन कैसे करें? तो वैल्यू एडिशन आप तब करोगे जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो वैल्यू एडिशन के लिए वेरी गुड है, घर से पढ़ के वैल्यू एडिशन के लिए आपको वही सोर्सेज। अब देखो, वैल्यू एडिशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, सेम सोर्सेज हैं, सेम चीज़ सबके लिए आ रही है, बट आपको वो यूज़ कहाँ पे करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके अखबार में कोई फैक्ट्स आ रहे हैं कि आपको वुमेन से रिलेटेड कोई फैक्ट आया है कि 80% ऑफ वुमेन स्पेंड मोर टाइम इन डूइंग डोमेस्टिक वर्क देन अ मैन। अब ये चीज़ है, आप इसको देखो, कहीं ना कहीं आपको इसको यूज़ कर सकते हो। आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें मोस्ट ऑफली ये नहीं कहीं रहेगा, तो फिर आएगा तो आप इसको मोटा मोटा ये याद होगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा, बट आप इसको लिख लोगे वुमेन से रिलेटेड। जैसे मैं करता था, मैंने जब CSE हुआ था उसके बाद, मतलब वैसे भी मैंने फैक्ट शीट अपनी बना रखी थी, तो एक मोटा मोटा जैसे वुमेन के रिलेटेड टॉपिक है, तो वुमेन का मैंने एक टेबल बना दिया अपने इसमें डिजिटली वन नोट में। तो वुमेन का अगर टॉपिक है तो वुमेन का मैंने एक मार्क करते कि वुमेन। अब नेक्स्ट टाइम मेरे को वुमेन के रिलेटेड कुछ भी दिखेगा, जैसे मैंने ये आपको बताया कि डोमेस्टिक वर्क में टाइम स्पेंड ज़्यादा करती है, अब ये फैक्ट मैंने उसमें डाल दिया, वुमेन से रिलेटेड है, डोमेस्टिक वर्क से रिलेटेड है। और फिर चाइल्ड लेबर से कोई फैक्ट देखा कि इतने ओवर मिलियन चिल्ड्रन आर स्टिल इन चाइल्ड लेबर या फोर्स लेबर, ऐसे आपको दिखा, आप चाइल्ड से रिलेटेड डाल दो। या फिर कास्ट से रिलेटेड कि इतने परसेंटेज ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप डाल दो, इकट्ठे कर लो, आपके ना इकट्ठे हो जाएंगे, तो यही आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल बन जाएगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल है और आपको पता है कि आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। और यही मैंने अपने एसेज में यूज़ किया था, यही मैंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ किया था, और रिपोर्ट राइटिंग में भी यही काम हो गया। और ये NCERT वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ें भाई? फर्स्ट रीडिंग नॉर्मली पढ़ो, सेकंड रीडिंग थोड़ा आप इजीली भी पढ़ पाओगे, ध्यान से भी पढ़ो। थर्ड रीडिंग में उसको बांट दो, पेन ले लो, हाईलाइटर ले लो, ऐसे करो, आपके नोट टाइप के बन जाएंगे। ओल्ड या न्यू भाई कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे प्रेफरेबल होती है ओल्ड। स्टार्ट कब करनी चाहिए? आइडियली तो भाई जब आपके पास टाइम है तब करो, 2 साल पहले तो एटलीस्ट करिए। जब आपको सीरियसली अटेम्प्ट करना है तब उससे 2 साल पहले कर लो, क्योंकि सिलेबस इतना है, आप सिर्फ सिलेबस कवर करोगे और पेपर देने जाओगे तो
चांसेस आर कि यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट। एंड ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने करा नहीं है, पीपल हैव टू क्लियर इट, बट आइडियली 2 साल का टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि ये आपको फर्स्ट रीडिंग में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसके बाद सेकेंड रीडिंग करोगे, नोट्स वगैरह बनाओगे, पढ़ोगे, रिविजन में भी, मतलब जब आप पेपर देने जाओगे ना तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो मैं अपना बताऊँ तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट 2022 में दिया था, मेरे फाइनल सेमेस्टर में, जब मेरा कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ, बट क्योंकि कोविड था तो मोटा मोटा आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर, बट ज़्यादा मार्जिन नहीं था। तो नेक्स्ट जब मेरा 1 साल जब खाली था तो मैंने उस टाइम पे दिया था, तो मेरा CAPF ठीक ठाक मार्क्स से क्लियर हो गया था और फाइनल लिस्ट मेरा आ गया था। तो ऐसे करोगे तो भाई आपके लिए ईजी पड़ेगा। और आपका अगर गोल, जैसे किसी ने मैंने से पूछा था कि 10th क्लास में अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही यही है तो भाई आप स्टार्ट ही करें, फिर आप किस चीज़ पर करें। बट फिर एक चीज़ पे ध्यान देना कि जो आप सब्जेक्ट्स ले रहे हो ना तो उसको ध्यान से पढ़ो, बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि वो आपके ऑप्शन में भी काम आ सकते हैं और जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वही आपके एग्जाम में जाओगे। अच्छा, न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे निकालें, जब आप सिलेबस 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ में आ जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसी से आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया। आई पर्सनली फॉलोड इंडियन एक्सप्रेस, आप हिंदू कर लो, बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, कैसे पढ़ें, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट ही करें प्रिपरेशन तो मत ही पढ़ो, थोड़ा बहुत सिलेबस कवर हो जाए, जब आपको कोई टॉपिक उसकी हवा लगने लग जाए कि क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बात करें। तो मैं एग्जाम्पल लूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें, आपको पता ही नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे होती है, तो अखबार में कितनी बार जा गए आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार बेसिक्स कवर कर लो, उसके बाद अगर अखबार में देखोगे ना तो आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका एक करंट अफेयर्स एक सोर्स बन जाता है। कैसे पढ़ें, देखो सिलेबस जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा पेन मैगजीन कैसे पढ़नी है, पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी होती, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। कोई चीज़ सब्जेक्टिव होती है, कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव चीज़ें जैसे जो क्वेश्चन में आ सकती हैं वो आपको, मतलब आपकी नज़र ऐसी हो जाए कि यहाँ ये चीज़ ऊपर से नीचे देखोगे तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग जैसी चीज़ें होती हैं वो आपको दिख जाएंगी, उसको आप हाईलाइट कर दो। और जो आर्गूमेंटेटिव चीज़ें होती हैं कि एक नंबर दे दिया कि इतने % ऑफ लोग ऐसे कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अलग हाईलाइट कर दो, ये आपके सब्जेक्टिव पेपर में काम होगा, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको रिविजन में भी काम होगा। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग में देखो इट इज़ अगेन अप टू एन इंडिविजुअल। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देखो मैंने तो खुद से तो ली नहीं थी, बट अगर आप ले सकते हो, आपको हेल्प करेगी, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर लें, बट येट अगेन आपको करना खुद से पड़ेगा। ये नहीं कि कोचिंग में ऐसा कोई आपको जादू करके दे देंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी, खुद से पढ़ोगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब से करें, एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले तो एटलीस्ट कर ही लो, 5-6 महीने भी आगे 2 टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर देते हो तो गुड फॉर यू। डेली कितने घंटे पढ़ाई करी, पढ़ाई में तो भाई ऐसा है कि कितने ही कर लो कम ही पड़ेगा, बट मोटा मोटा 6-8 घंटे तो पड़ेगा। इसमें भी जैसे मैं करता था उसमें कई बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता था, जब भी पढ़ने बैठता था मैं एक टाइमर लगा के बैठता था। ये मतलब हमेशा नहीं करता था, बट काफ़ी टाइम में ऐसे करता था। तो मैं एक टाइमर स्टार्ट करके बैठता था और वो टाइमर में सिर्फ तब पॉज प्ले करता था जब मैं पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया तो वो टाइम काउंट नहीं होता। ऐसे करके मेरे 6.5-7 घंटे अगर हो गए ना तो मैं दिमाग ही हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। और आई थिंक अगर ऐसे करके आप 6-7 घंटे पढ़ लेते तो इनफ हो जाता है, बट ये सब करने में आपको शायद 8-10-11-12 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि एक एफिशिएंसी के साथ पढ़ना इज़ नॉट ईजी। अब अगर आप सोचो कि 9 बजे आप उठे हो और आपको 6 घंटे माइंडलेसली बिल्कुल फुल एफिशिएंसी के साथ 3 बजे तक पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको इस हिसाब से 9-10 घंटे की टाइम सेटिंग देनी पड़ेगी। मोटिवेशन कहाँ से, मतलब देखो मोटिवेशन यार
एक इंडिविजुअल का ना हमेशा पर्सनल होगा। मेरा यूँ था कि घर में सबकी, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब थी, घर में सब मोटिवेट भी मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कर रहे थे। और जैसा मेरे को लगता था कि मेरा थोड़ा यूँ लगता था कि हाँ भाई आई शुड गो फॉर सी एस सी, या फिर यू क्लास 1 वाली जॉब के लिए मेरे को जाना चाहिए। तो इस मैंने मतलब पर्सनली मेरा ये था कि इसी चीज़ के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक वो एक ही होता है ना कि आप किस चीज़ को छोड़ रहे हो किस चीज़ के लिए। सो प्राइवेट सेक्टर में देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। और इंजीनियरिंग में ही होता है कि आप इस डिसेंट जॉब स्टार्टिंग में लग जाते हो और आपका ग्रोथ का स्कोप बहुत होता है। तो उस चीज़ को छोड़ के मैंने तो सोचा था कि क्लास 1 ही जाना चाहिए। तो आपका भी ऐसे कुछ सोचो कि क्या मोटिवेशन है, वो पर्सनल ही होगा नीचे। तो दैट थिंग शुड लास्ट। ऐसा नहीं थोड़े दिन आप मोटिवेटेड हो तो उसके बाद आप वंडर करने लगे कि हाँ पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और ऐसा भी होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। इस केस में क्या होगा, या तो आपका पीयर ग्रुप हो, या फिर आपको खुद से एक फियर फैक्टर इतना हो कि भाई अगर नहीं पढ़ा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रेशर भी बनाती है बट मोटिवेट भी करती हैं। एक पॉजिटिव ये होता है कि आफ्टर रिकमेंडेशन या फिर क्लियर करने के बाद आपकी लाइफ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाती है। आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं होता लाइफ, मतलब यू कैन एंजॉय ऑल ऑफ इट। जैसे मैं अपना बताऊँ तो भाई मज़ा आया जब से लिस्ट में नाम है ना, तो मज़ा आया। कहीं भी जाओ घर वाले रोक टोक नहीं रहे हैं, घूमने चले जाओ हर 15 दिन। तो ये सब चीज़ें ना आपको मोटिवेट करेंगी। तो इस चीज़ को सोच के आपको मोटिवेट मतलब होता रहेगा। टाइम टेबल कैसे बनाए भाई, अपने बारे में सोचो कि किस टाइम आप उठते हो, किस टाइम सोते हो, किस टाइम खाना खाते हो, ये सब चीज़ें किस हिसाब से सोचो। तो अब ये सभी एक कंफर्ट जोन में भी रह सकते हो और हम अनकंफर्टेबल तरीके से भी कर सकते हो। पर एंड गोल है आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ के जल्दी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं रात भर पढ़ते हैं। तो आज रात को लेट तक पढ़ने वाला जल्दी मेरे से नहीं उठा जाता था। तो इस चीज़ में भी आप जब आपका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो आप ऐसे जैसे आप कंफर्टेबल हो ना, उस हिसाब से जब आप टाइम निकाल सकते हो वो करो। लेट उठते हो कोई बात नहीं, लेट तक पढ़ लो, कंपनसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे 10 बजे कभी भी उठो, 11 बजे उठो, लेकिन रात को अगर 2-3 बजे 4 बजे सो रहे हो तो आपका कंपनसेट हो रहा है। या फिर आप 4 बजे उठ रहे हो और आपको उस टाइम पर नींद आ रही है तो आप उस टाइम पे एफिशिएंसी खो रहे हो। आपको फिर दिन में भी सो जाते हो, वो टाइम भी गया, और उसके बाद फिर आप 2-3 घंटे पढ़ पा रहे हो। तो दैट इज नॉट वर्किंग। अपना एक बारी हैव अ सेटिंग विद यू, अपने ये पता करो मीडियम कैसे चूज करें, जिस चीज़ में कंफर्टेबल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर यही है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वही आपको मीडियम है। तो अच्छा, तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? भाई आज के टाइम पे सोर्सेज की कमी तो कोई है नहीं। ऑनलाइन कुछ भी करोगे आपको मिल जाएगा, और ऑफलाइन भी कहाँ जाओगे आप, लाइक दिल्ली जाओगे ऑफलाइन में आपको आने जाने में टाइम लगेगा, या फिर आप पेमेंट मतलब फालतू की चीज़ों खाने का पेमेंट करोगे, रहने का पेमेंट करोगे, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बट उससे एक बेनिफिट ये है कि आपको हो सकता है कि पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाए, बट इसके भी डाउन साइड्स हैं कि शायद आपको ना मिले या फिर डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाओ। तो अगर घर से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो तो करोगे। जाना जरूरी है दिल्ली, वही नहीं जरूरी। मैं नहीं गया, दिल्ली गया था लेकिन अपने घर पे था, कभी करोल बाग में ऐसा नहीं गया। मैप समझ नहीं आता क्या करें। मैप्स का ऑलरेडी मैंने बताया था, गूगल मैप्स यूज़ करो, डिजिटल है, ईजी है। आप सर्च करोगे लोकेशन अपने आप मिल जाएगी। उसको बस ऐड टू योर सेव्ड, मतलब अपनी सेव्ड लिस्ट बना लो, जैसे मैंने बना रखी तो उसमें ऐड कर लो। क्या होगा, तो वो लिस्ट बन गई ना 50, 60, 100, 150 लोकेशन आपके पास होंगी। तो आपके पास लेफ्ट साइड में वो दिखेगा कि लोकेशन का नाम दिखेगा, और राइट साइड में आपको वो लोकेशन दिख जाएगी कि कहाँ पे है, इंडिया में है या फिर वर्ल्ड में। भाई सी सेट ये एक अलग बुक है, मैं एक बार मैप वाला पॉइंट कवर करता हूँ उसके बाद में आता हूँ। हाँ, तो मैप में जब आप लिस्ट बनाते हो ना, तो लेफ्ट साइड में आपके पास लिस्ट है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपको उस प्लेस का नाम आता है,
तो आप दिमाग में यूँ कर सकते हो कि हाँ ये प्लेस इंडिया में यहाँ पे या फिर महाराष्ट्र में है, ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है, इसके आसपास ये चीज़ है, नदी ये है, कृष्णा गोदावरी है, या फिर इसमें ऐसा झरना है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसके आसपास ये सिटी है, ये सब मेन चीज़ें, कौन सा नेशनल पार्क इसके आसपास है। और उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब वेल मतलब बेनिफिशियल पॉइंट ये है, जब आप वो लिस्ट बनती है ना, उसमें आप अपना नोट भी डाल सकते हो, वो तो ये बेनिफिट आपका है। भाई अगर कोई पहले बता देता तो बताता हूँ। एक सेकंड। Is it clear now? हेलो, अरे इधर भाई कमेंट में बता देना अगर क्लियर हो तो। हाँ, तो इस तरीके से आपके मैच हो जाएंगे, मतलब लोकेशन पे होवर करोगे, आपकी सीधा लेफ्ट साइड में होवर करोगे, लोकेशन पहुंच जाओगे। आप अगर लोकेशन नहीं देखना चाहते तो आपका रिवीजन इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, आपका सी सेट वाला पॉइंट भाई। सी सेट देखो, इस दुख से मैं भी गुजरा हूँ, काफी लोग गुजरे थे इसमें। तो सी सेट की आप सी से एक तो मिस्टेक यही होती है कि सी सेट की तैयारी ना करना। सी सेट की तैयारी कर लेना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। और आपका मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंग्लिश पे खेलो। मेरा यूं था कि मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन 2023 में मैथ्स ही बहुत मुश्किल आ गया, तो वहां पे फिर फेल बैक करी वो चीज़ें। अदरवाइज मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो वहां पे मैं कर लेता था। ओके, सी सेट वाले पॉइंट के बारे में। तो सी सेट के लिए आप एक बारी प्रीवियस ईयर कर लो या फिर कोई बुक मंगवा लो। आप इंग्लिश वाले जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उनको करने की कोशिश करो, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। और मैथ्स के जो जो होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जो अगर आपको टॉपिक नहीं आते हैं तो जो इजी पड़ते हैं आपके लिए वो कर लो। मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप मैथ्स पे खेलो, इजीली हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड अगर आ गया भाई, इतना मुश्किल आ गया कि 8-8 9 मिनट आप एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो, फिर तो 2023 वाली स्टोरी बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट रिवीजन वाला पॉइंट आपने जो पूछा था। रिवीजन का ये होता है कि आप कितनी बार भी पढ़ो, आप वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलेंगी। तो आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने पड़ेंगे एक तो। और दूसरी एक एक्टिव रिकॉल वाला मेथड होता है जो शिवन सर बताते हैं। तो आप किसी भी चीज़ पे ना एक टॉपिक खोलो, उसके बारे में जितना आप रिकॉल कर सकते हो वो करो। उससे उससे क्या होगा कि आपको मोटा मोटा तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, इजीली आप इसको रिकलेक्ट कर पा रहे हो। जो आपको नहीं आता है उसको आप देख लो, नेक्स्ट टाइम आप फिर से ऐसे करो। मतलब मोस्टली या तो मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेंगे या फिर एक्टिव रिकॉल, दो ही तरीके होते हैं। और अगर आपको तीसरा कुछ ढूंढ लेते हो तो गुड इन्वेंशन हो। पढ़ा हुआ याद कैसे रखे भाई, बार बार पढ़ो। सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन भी भाई मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे एक होती है प्रोडक्ट, मतलब जैसे पढ़ाई में भी एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। और दूसरी होती है जो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन, हमारे जिस एज ग्रुप में हम हैं, हमारी एक स्टैंडर्ड वांट्स और नीड्स होती हैं, तो दे माइट नॉट बी प्रोडक्टिव फॉर अस। तो दे डिस्ट्रैक्शन वाले के बाद सब्जेक्ट समझ में आता। तो डिस्ट्रैक्शन से आप, अगर आपकी सोशल मीडिया टाइप डिस्ट्रैक्शन है, और उससे इंस्टाग्राम तो आप जितना कम चलाओ उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको हेल्प तो मोस्टली नहीं ही करेगा। जब आपके रिटर्न और ये प्रीलिम्स वगैरह हैं, उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। इंटरव्यू के टाइम पे सीएपीएफ के इंटरव्यू में मेरे को हेल्प करी, क्योंकि मैंने जो भी फोर्सेज हैं सबके पेज फॉलो कर लिए, तो मेरे को इनकी अपडेट्स आती थी। ये सब भी मैं क्रोम पे देखता था, ऐसे नहीं देखता था। तो सोशल मीडिया से बचो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे एक बारी के लिए भाई बचो यार। 5-6 महीने आप एक बारी लगा लोगे ना आप, मैं कहता हूँ बोरिंग इंसान बन जाओ यार। 5-6 महीने आप एक बारी लगा लो, बिल्कुल बोरिंग इंसान बन जाओ। उसके बाद 5-6 महीने में इतना इम्प्रूव कर लोगे ना, आपकी जो टॉपिक्स याद रखने की रिवीजन
सब चीज़ें इतनी हो जाती है कि आपको दोबारा ये टाइम लगाने की शायद कोशिश मतलब ज़रूरत ही ना पड़े। तो एक बारी बजाओ, बाद में डिस्ट्रैक्शन से भाई अपनी जो चीज़ें तुम करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, भाई कुछ भी करो, बाद में हो जाता है। अच्छा क्या क्वेश्चन आया था यार अभी? अच्छा कोई सब्जेक्ट अगर मुश्किल लगता है तो क्या करें? अगर मुश्किल लगता है तो ट्राई तो करो कि एक बारी जितना खुद समझ आता है वो कर लो। नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो। कंटेंट की कमी नहीं है भाई, कहीं पे भी नहीं है। यूट्यूब पे देख लो। कोई फिर भी अगर नहीं आता तो कोई पर्सनल मेंटरशिप ढूंढ लो, या फिर अगर ऐसा कोई पर्सनली सब्जेक्ट मिलता हो भाई, अभी भी अगर नहीं आता हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे भाई मैसेज कर लेना। आई विल ट्राई टू बी देयर जब तक मैं हूँ। ट्रेनिंग से पहले तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ अभी तो फ्रॉम माय साइड इतना मैं कर सकता हूँ। राहुल हुड्डा डॉट सेवन पे आप मेरे को मैसेज कर लेना। मैं आपको ज्योग्राफी अगर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स अगर है तो मैं भाई डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मेरा भी इनको पढ़ाने में मजा आता है। अगर ये सब चीज़ें आपका मतलब इस चीज़ में आप डिफिकल्टी फेस करते हो तो मैं जरूर हेल्प करूँगा भाई। अच्छा, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? देखो अगर आप सीएससी या फिर सीएपीएफ यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हो तो आपको भाई ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए यार। पढ़ाई में मन आपका लगना ही एक ऑप्शन है। अगर मन नहीं लग रहा तो भाई यू आर जस्ट वेस्टिंग योर गुड टाइम, जब आप एंजॉय कर सकते हो लाइफ। तो अगर मन नहीं लगे तो आप पढ़ोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो यू आर वेस्टिंग योर क्रूशल 2-3 साल, 4-5 साल जितने भी आप इस चीज़ में हो। अच्छा डिस्ट्रैक्शन में मैं एक चीज़ और बता रहा था कि पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन होता है। अब आप होता है कि ये होता है कि दूसरे दूसरे एग्जाम्स में चले जाते हैं, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। क्योंकि अगर सी यूपीएससी वाले एग्जाम्स आप दे रहे हो, रफली रफली मोटा मोटा सिलेबस सेम है, तो ये सब आप दे रहे हो। अब आप अगर किसी दूसरे एग्जाम में जाओ जब सिलेबस सिग्निफिकेंटली अलग है, तो 2 महीने आप उसमें लगाओगे और 2 महीने की पढ़ाई मिलना वो होगा, आपका यूपीएससी वाला टाइम भी जाएगा और ये होगा। तो इन सब चीज़ों से भी बचो। आई थिंक यही थे मोटे मोटे जो फ्रीक्वेंटली पॉलिटी के बारे में सोच रहती है। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं पॉलिटी में? देखो पॉलिटी में क्या होता है, आपको मोस्टली लक्ष्मीकांत में होता है सब कुछ। ब्रेनस्टॉर्मिंग में यार ऐसा इतना खास करना नहीं पड़ता। आपके देखो जो आइडियाज हैं, कुछ एक तो आइडियाज होते हैं लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अनइक्वल्स वगैरह भी ठीक हो जाते हैं, रिजर्वेशन वगैरह, ये सब सब्जेक्टिव आइडियाज हैं। एक बार जब आप इनको ऑब्जेक्टिवली पढ़ लो, उसके बाद जब आपके एसेज वगैरह में आते हैं या फिर जैसे इन ये सब्जेक्टिव आइडियाज हैं, इनके रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोविजंस हैं। जैसे आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वालिटी के रिलेटेड हैं। इसके अराउंड जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें आपके बॉर्डर पॉइंट्स बनते हैं। अब कोई भी आपका ऐसे है या फिर आर्ग्यूमेंट है, तो आपका एक सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आपकी आर्ग्यूमेंट बनती है, उसके बाद आपको उसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट डालने पड़ते हैं। फैक्ट्स या फिर आर्टिकल या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये सब चीज़ें। तो ऐसे आपकी हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें। तो सेम चीज़ें बाकी चीज़ों में भी मतलब सेम यही तरीका इकोनॉमिक्स में भी होता है। जैसे जीडीपी वगैरह के क्वेश्चन आ गए कि पॉवर्टी से कैसे डील करें, तो आप कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आ सकते हो कि इतना प्रोपोर्शन ऑफ अलोकेशन, बजट अलोकेशन इस फील्ड में होना चाहिए, इस सेक्टर में होना चाहिए, सोशल सेक्टर में ज़्यादा होना चाहिए, या फिर सीएसआर स्पेंडिंग बढ़ा दो तो उस चीज़ में हेल्प मिलेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.67% स्पेंडिंग होती है, उसको बढ़ा दो तो कुछ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सोसाइटल रिटर्न और एक्चुअल जो मॉनेटरी रिटर्न है, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आप यूज़ करो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी काम आते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो आप ऐसे लिखते हो ना, वो थोड़ा स्टैंड आउट करता है। क्योंकि वेग ऐसे लिखना इज वेरी इजी। 300 वर्ड्स क्या है यार, 3 पेज कोई भी लिख देगा। सीएचई का तो कोई भी एस्पिरेंट लिख देगा। तो स्टैंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह ऐसे पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। तो और
एक बारी ये भी आपके लिए लास्ट में मैं क्या कहूँगा, मतलब मेन जो क्वेश्चन है ना, जो फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन होते हैं, वो तो मैंने आंसर कर ही दूँ। लास्ट में मेरी तरफ से जो टिप्स हैं, तो वो यही है कि अपना एक बारी प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी कभी भी इग्नोर मत करना। जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। तो इस पे एक नज़र आपकी होनी ही चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, जब आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो या फिर लास्ट में जब आप एग्जाम के बहुत ज़्यादा पास हो जाते हो, तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह तो करने ही करने हैं। और आपको उस टाइम में प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने हैं। तो 2 महीने पहले आप, या मतलब एटलीस्ट 5 6 प्रीवियस पेपर यूं के यूं पूरे के पूरे पेपर करके गए, और पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी, जितना आपको मिले उतना करो। मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं करो, मतलब प्रीवियस ईयर तो कर देना। पेपर 2 के लिए तो मैंने किया ही ये था कि प्रीवियस ईयर मैंने 5 अटेम्प्ट करे थे, मतलब टाइमर के साथ, यूं का यूं। और बाकी एक वो पॉइंट जो रह गया था कि मॉक्स वगैरह कैसे करें। मॉक आप टेस्ट सीरीज वगैरह पेपर 1 के लिए तो सीएससी वाली आपके लिए इनफ होती है। नेक्स्ट थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचते हैं वो आप मैगजीन्स वगैरह से करो, और मतलब या तो आप खरीद लो टेस्ट सीरीज, या आप जो ऑन इकोनॉमिकल साइड पे जो सोर्सेज होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, करंट अफेयर्स में क्या चीज़ थी, एक बार नेक्स्ट पॉइंट कवर करता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिकल साइड पे जैसे टेक्स्ट बुक पे होते हैं, ये ले लो। नहीं तो फिर फ्री सोर्सेज भी होते हैं, या फिर आप राजेंद्र नगर में किसी भी ये जो फोटो कॉपी वाले होते हैं ना, इनके पास सबके टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो वहां से ले लो भाई, क्यों ही इतने पैसे खर्च करना। टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, बताऊंगा भाई कुछ। स्किन केयर रूटीन नहीं करता भाई मैं कुछ, मुंह मुंह धो लो साबुन से। तो ये सब आप वहां से आपको 50 रुपये पर टेस्ट मिल जाएगा, या फिर वो भी नहीं करना तो भाई फ्री यूपीएससी मटेरियल्स कुछ वेबसाइट है .org, इस पे सर्च करो, आपको टेस्ट मिल जाएंगे, वो कर लो। तो प्रीलिम्स वाले आप टेस्ट ये बहुत सारे कर लो। तो क्योंकि कुल मिला के 600 मार्क्स का ये पूरा साइकिल है, एक साल चलेगी, पेपर 1 2 हो जाए एक साथ। सबसे ज्यादा वेटेज भी पेपर 1 की है। पेपर 1 की वेटेज है भाई ढाई ढाई कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। तो मतलब मेरे आए थे 156। मैं सी एफ कंप्लीट करता यार, क्या होता है यार, पता नहीं था मुझे क्या था। मैगजीन भाई देखो, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं ना वो समझ में आ जाएंगे। हाँ तो मैं एक बारी ये मॉक्स वाला एक बारी वो कर लेता हूँ। मॉक्स भाई जितने हो सके उतने लगाओ, और इसमें 5 6 एटलीस्ट प्रीवियस ईयर कर लेना। और स्किन केयर रूटीन भाई, मुंह धो लो बस, नहा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा मैगजीन्स, मैगजीन कोई भी उठा लो, सब में सेम कंटेंट होता है। बाकी जो आपका कंटेंट बचता है ना, तो आप जो मॉक्स करते हो उसमें आपको मान लो कोई भी चीज़ आपने देखी नहीं होती कभी, तो उसके नोट बना लो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो आपके गलत हो गए, या फिर आपके सही भी थे, आपने तुक्का मार के सही किया था, इन चीज़ों के आप नोट्स बना लो। ये सब आप कर लेते हो ना, तो पेपर 1 आप इनफ स्कोर कर लोगे। और क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस आपके हैं पेपर 1 में स्कोर करने के, द बॉयज। पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, आप अच्छा करके आओगे, आपको पता नहीं मार्किंग कैसे होगी। इंटरव्यू येट अगेन, आप अच्छा भी करके आओगे, हो सकता है आपको मार्क्स कम मिले, या फिर आप खराब भी करके आओगे, हो सकता है आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। तो और ये भी होता है आपको बोर्ड कौन सा मिलता है, किस मूड में है, क्योंकि एक बोर्ड ऐसा होता है कि आपको कम मार्क्स देगा, एक बोर्ड होता है जो लिबरली मार्क्स देता है, बाकी जो बोर्ड्स होते हैं वो नॉर्मल मार्किंग करते हैं। तो आपकी किस्मत के ऊपर हो जाती है थोड़ा बहुत। तो पेपर 1 में आई वुड से कि जितना ज़्यादा लीड ले पाओ उतनी ज़्यादा ले लो। कट ऑफ से एटलीस्ट ट्राई करना, क्योंकि जो पेपर 1 की कट ऑफ होता है उससे 20 30 40 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन बना लोगे ना, तो आपके चांसेस जो है फाइनल लिस्ट में आने के बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली। और पेपर 1 के मैंने सारे तरीके बता दिए हैं, यही चीज़ें फॉलो करो। पेपर 2 बचता है,
प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत, वैल्यू एडिशन वाले जो बताया वो कर लो। इंटरव्यू की तैयारी आप अपने दोस्तों को बिठाओ, गूगल मीट पे मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करो। डैफ आप एक बार ध्यान से भर लो, क्योंकि डैफ के अराउंड ही आपका पूरा इंटरव्यू होगा। मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं था पूरे इंटरव्यू में जो करंट अफेयर या किसी भी चीज़ से पूछा गया था। तो इट वॉज ऑल अबाउट माई डैफ। डैफ अच्छे से भरो, और पीटी पीएसटी वगैरह इजी होता है, हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर वेट ओवर वेट वगैरह हो इन चीज़ों में आप कर सकते हो, तो वेट की रेंज में आ जाना, क्योंकि ओवर वेट अगर आप वहाँ पे हो, हाउ टू अवॉइड भाई क्यों करनी है, अगर आपकी है तो भाई चलाओ उसको। हाँ अगर नहीं है तो डोंट गो आफ्टर इट, क्योंकि इट विल बी अ वोलेटाइल फेज फॉर यू। आप अगर रिलेशनशिप में हो एंड इट इज गोइंग गुड फॉर यू, तो आपका पीस ऑफ माइंड आप पढ़ाई पे डिवोट कर सकते हो, तो आप उसको चलाओ, उसमें आप कुछ मत करो यार। पढ़ाई के टाइम पे आप कुछ चेंज ही मत करो। और अगर आप नहीं हो तो भाई डोंट गो आफ्टर एनीवन। पढ़ाई के बाद हो जाएगा सब कुछ, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती, इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। इसके बिना भी लोग जी रहे हैं, इसके साथ भी लोग दुखी हैं। तो टाइम टेबल मेरा ऐसा था कि मस्त अपना 10-11 बजे उठता था। बाद में भाई एकेडमी में तो मैं उठता था भाई अपना मस्त 10-11-12 बजे। और पहला काम होता था अपना लैपटॉप उठाया, पढ़ने बैठ गया। सारी पढ़ाई मैं करता था लैपटॉप से। तो पढ़ने बैठ गया, जितनी भी देर पढ़ा गया पढ़ लिया, खाना वाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गया। मतलब 6 बजे तक तो मैं घर पे ही था मोस्टली। पढ़ाई कर ली, नहा धो लिया, यही यही सब रूटीन रूटीन था। उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर चला गया, घूम लिया, वर्कआउट कर लिया, रनिंग कर ली, कुछ भी किया। फिर 6 बजे ऐसा होता था कि मैं घर पे नहीं रह सकता, मेरे को कुछ चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। तो मैं बाहर चला जाता घूमने, पार्क में, बाहर कहीं भी। उसके बाद आता था, थोड़ा बहुत रात को पढ़ लेता था। फिर एक सेक्शन रात को, मतलब 12, 1, 2, 3, जितना भी हो सकता था, जब तक बिल्कुल नहीं होता था कि अब तो नींद आ रही है, ऐसे मेरा रूटीन होता था। मतलब यूँ नहीं था कि 1 घंटा पढ़ लिया और 15 मिनट रेस्ट करूँगा। जितनी देर पढ़ा जा रहा है उतनी देर पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो रेस्ट कर लो, गाने सुन लो, तो ऐसा होता था मेरा तो। एनुअल कब जाना है ट्रेनिंग में सर? आई थिंक अप्रैल में बुला लेंगे, अभी तो 2 बैचेस चल रहे हैं। इफ यू आर नॉट हु आई थिंक यू आर, तो आपको पता है, लाइक इफ यू आर हिम, और आप मजे मत लो, मैं बता रहा हूँ। तो आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन नाउ। कोई और मजेदार सवाल अगर आता हो तो भाई बताओ, बताएंगे। जीएस में मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? भाई शादी नहीं है अभी ट्रेनिंग के बाद करेंगे। जीएस में मार्क्स भाई, देखो, आप एक बार जीएस सिलेबस कर लोगे ना, मॉक टेस्ट वगैरह जब देने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके वीक एरियाज कौन से हैं, और ये भी पता लग जाएगा स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। तो जो वीक एरियाज है ना, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस पर टाइम थोड़ा बढ़ा दो डिवोट करना। तो मेरे को पता लग गया था कि हिस्ट्री मेरे बस की नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम देता था। मतलब पेपर से एक दिन, एक हफ्ते पहले तक तो मतलब हिस्ट्री को मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बार बार कर लो, भूलने भूलने तो है ही। तो जितना लास्ट मोमेंट में पढ़ा जाए, जितना मल्टीपल रिविजन करी जाए उस चीज़ की, उतना ज़्यादा करो। और यही है, जो वीक पड़ता है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। एनालिसिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। राहुल राज सर, मेक इट इंटरेस्टिंग बाय कमेंट। ओके गाइस, फॉर द पीपल हु, आपके हिसाब से हम और सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे?
देखो अगर पेपर काफी दूर है तो कोई भी सब्जेक्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, बट मतलब कोई भी कर लो यार, पहले कंप्लीट तो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट करने हैं। हार्ड, अब आपके लिए कौन सा हार्ड है ये आपको ही पता लगेगा, और पता तब लगेगा जब आप वो करोगे, मॉक वगैरह, मॉक्स दोगे। क्योंकि ये होता है कि कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन आप एक बार उसको पढ़ लो तो बाद में हो सकता है आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ऐसे ही जैसे मेरे लिए हिस्ट्री पढ़ता था, मैं पढ़ता था उसको मैं भूल जाता था। इकोनॉमिक्स मैंने एक बार ही पढ़ लिया, मेरे को मतलब मोटा मोटा मेरे दिमाग में था। थोड़ी बहुत करंट अफेयर वाली चीज़ रिवाइज करनी पड़ती थी। और ज्योग्राफी भी ऐसे ही कि एक बार ही पढ़ लिया, दिमाग में बैठ गया कि हाँ हवाएं चलती हैं, ऐसे चलती हैं, या फिर तूफान आएगा, डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन होगी, डिग्रेडेशन होगी, रेत ऐसे जाएगा, समुद्र ऐसे बनेगा, लहर ऐसे चलेंगी, यही होता है। मतलब सब्जेक्टिव होती है उससे नहीं चीज़ें। Okay, for the people who will be watching this video after like this live has ended, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना भाई, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इफ यू नो माय आईडी गुड, इफ यू डोंट नो टेक्स्ट मी एट rahul.huda7। ओके, क्या करें भाई, कर दें। हाँ भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। टेलीग्राम पर तो नंबर तो देखा भी नहीं आता, नहीं बताऊंगा, बहुत जगह मैसेज हो सकते हैं। तो एक बार इंस्टाग्राम पे कर लेना, मिल जाएगा। नहीं यार, मैं तो पर्पल सोच रहा था। बाकी फोर्थ सेम में भाई, सर आप ही बताओगे आपने कैसे कराए थे। राहुल राहुल सर, आप अंडर ट्रेनिंग हो ना अभी, इफ यू आर हिम। अरे यार पिंक मस्त लगेंगे सर, दोनों कराएंगे। rahul.huda7, यार ये तो देख लेता हूँ भाई, यही है ना। rahul.hooda7। अरे सर क्या बेइज्जती है। ओके गाइस, इनफ हो गया यार। इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस मैसेज कर देना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो लेट्स एंड दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, thank you for listening, and thank you for giving me this opportunity to clear your doubts. .hooda7 भाई ऐसी है मेरी। अकेडमी में मिलो सर आप एक बारी, वैसे तो सीनियर हो, क्या ही करूँगा मैं। हाँ, rahul.hooda7। लिख के लो यार, कहाँ से लिखूँ, कैसे लिखूँ। I will try to have it in caption if it is possible। नहीं तो दो तीन बारी बोल दिया भाई, समझ जाओगे यार। RAHUL, डबल ओ भाई, डबल ओ, डॉट बीच में था। RAHUL डॉट हुडा, HOODA हुडा 7। भाई मैप्स बार बार देखो यार, ऐसे एक बारी में नहीं होगा। मतलब जैसे हिस्ट्री, मतलब मैप्स तो काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखने ही पड़ेंगे। एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, आप अपने सामने मैप लगा लो इतना बड़ा सा। 07 नहीं भाई, 7। जीरो हटा दे, बाकी सब ठीक है। हाँ, तो एक ट्रेडिशनल तरीका कि इतना बड़ा मैप लगा लो, उस पे आप मार्कर से मार्क करे जाओ, ढूंढे जाओ, वर्ल्ड मैप में लगाओ,
या फिर जैसे मैंने किया था गूगल मैप से आप सर्च करो, आपको लोकेशन फटाफट मिल जाएगी। आपकी वो लिस्ट बनती चली जाएगी, सेव्ड में डाल दो बस लोकेशन को, और कोई नोट डाल दो कि ये लोकेशन इस वजह से न्यूज़ में थी। ऐसे करते चले जाओ, आपको इजीली याद हो जाएगा फिर। बार बार देखोगे ना लेफ्ट साइड में। हाँ भाई, बस स्पेस हटा देना, ये कैरेक्टर सेव है। हाँ, तो लेफ्ट साइड में वो लिस्ट बन जाएगी, राइट साइड में आपको मैप पे दिखेगा कौन सी जगह कहाँ पे है। जूम करके देखोगे आसपास की जगह भी दिख जाएगी, नदी नाले दिख जाएंगे। जूम आउट करोगे बाकी और दूर दूर की चीजें दिख जाएंगे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ दिख जाएगा। ध्यान से जूम करके देखोगे, बाउंड्रीज बॉर्डर्स सब कुछ दिख जाएगा। प्लान बी से रख। अच्छा, प्लान बी कब से रखना चाहिए भाई? देखो, हाउ ओल्ड आर यू? अगर आप 20-21 के हो, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो, 21-22 के हो, कोई मत रखो, पूरा ध्यान फुल इन जाओ। मतलब प्लान बी के बारे में मत सोचो, डिस्ट्रैक्शन के बारे में मत सोचो, पढ़ लो, एक बारी में करने की कोशिश करो। एक या दो अटेम्प्ट में आपके एनर्जीज होते हैं बहुत ज़्यादा हाई, उसके बाद होता है आपकी एनर्जीज, आपका मोटिवेशन थोड़ा बहुत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड नंबर मैं इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, पर्सनली दे दूंगा। तो इफ यू आर इन दैट यंग कैटेगरी, जहाँ जहाँ पे आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी है, तो फुल इन जाओ। प्लान भी आपका होना चाहिए व्हेन यू आर इनटू इट फॉर 3 और 4 अटेम्प्ट्स, 26-27 साल के हो गए हो, तब आपको प्लान भी रखना चाहिए। अब वो आपको पर्सनली सोचना पड़ेगा कि क्या क्या आप कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। कुछ भी जो आपको स्ट्रेंथ लगे, जो आपके लिए पॉसिबल लगे, वो आप सोचो भाई। मीडियम, मेरा तो इंग्लिश था भाई। मीडियम, देखो जो पेपर 2 में ही होता है सिर्फ कि आपको चॉइस नहीं होती, थोड़े बहुत पार्ट में शायद 80 मार्क्स का वो होता है जो आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना होता है। बाकी सब पेपर 1 में हिंदी या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, दोनों होती हैं, ट्रांसलेशन होती है, और इंटरव्यू आप दे सकते हो आपकी लैंग्वेज में। दैट इज नॉट एन इशू। आई थिंक आप तो इन कर देना चाहिए यार। ओके गाइज।